ज्ञान क्या चीज है, तो कहें कि ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान तर्क से भी कैसे आएगा। असली ज्ञान तो है आत्मा के बारे में जानना, ईश्वर के बारे में जानना और प्रकृति के बारे में जानना। जो इनको जानता है वही असली ज्ञानी है। कि ज्ञान के लिए विचार होने आवश्यक है, किसी चीज के बारे में क्यूरियोसिटी होना आवश्यक है। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मान लेते हैं अपने जीवन में कि ये चीज ऐसी ऐसी होती है, पर अगर वो इन 3 पैरामीटर पे नहीं बैठ रही है फिट, तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। आपको प्रमाण यानी किसी बड़े बूढ़े ने कोई बात कह दी हो, माता पिता ने कोई बात कह दी हो, गुरु ने कोई बात कह दी हो, ये सब आप्त प्रमाण में आते हैं। ठीक है, जिनकी बातों को चैलेंज ना किया जा सके। माता ने कह दिया ये आदमी तुम्हारा पिता है, you need not to challenge it, you have to accept it. You do not go to DNA testing lab, you just accept it. Yes. ठीक है, तो उन ऐसी बातों को आप्त प्रमाण बोलते हैं। जब विज्ञान कोई परिभाषा लिखता है, न्यूटन ने अपना नियम लिखा, ठीक है, तो वो शब्द जो उसकी परिभाषा में है, आपने देखा होगा स्कूल के बच्चों को बोलते हैं कि जैसा परिभाषा है एज इट इज वैसी लिख के आनी है, कोई शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए, कोई नया शब्द नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो तर्कशास्त्र की दृष्टि से लिखे गए हैं। अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, कोई नया शब्द घुस जाएगा तो मीनिंग बदल सकता है। तो जो विज्ञान है वो सबूतों पर काम करता है, लेकिन वो सबूत सही है कि नहीं सही है ये तर्कशास्त्र से पता चलेगा। वहां मर्डर हुआ, 2 चाकू पड़े हुए थे, अब कौन सा चाकू था ये तो तर्कशास्त्र से पता चलेगा, आप देख के नहीं बता सकते। वो प्रमाण शुद्ध है या नहीं है, अगर अशुद्ध है तो उसमें कौन कौन सी शुद्धियां हो सकती हैं, ये सब चीजें तर्कशास्त्र से ही पता चलेंगी। ये सब विवेचना करनी पड़ेगी, उस सबूत की विवेचना करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहाँ तर्कशास्त्र को विज्ञानों का भी विज्ञान कहा गया। ठीक है ना, जैसे मैं बताया कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की खोज अनुमान से हुई, इसलिए वो विज्ञान का भी विज्ञान है। तर्कशास्त्र के बिना विज्ञान अधूरा है। अगर विज्ञानों का विज्ञान है तो किस तरीके का विज्ञान है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो 2 प्रकार का विज्ञान होता है। एक विज्ञान होता है फैक्ट्स ओरिएंटेड और दूसरा होता है नॉर्मेटिव। फैक्ट्स ओरिएंटेड जैसे आप पढ़ते हैं फिजिक्स, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, ये सब फैक्ट्स ओरिएंटेड है। और जब आप बात करते हैं नॉर्मेटिव की, हाँ, तो जरूरी नहीं कि ये फैक्चुअल ही हो, इट इज नॉट लिमिटेड टू द फैक्ट्स, इट इज बियॉन्ड द फैक्ट्स एज वेल। जैसे सौंदर्य शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, ये दीज आर बियॉन्ड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये सॉलिड है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है, ये हमें साइंस बताती है। जो नॉर्मेटिव साइंस होती है वो हमें ये नहीं बताती कि है, वो हमें बताती है ये चीज होनी चाहिए। ये आदमी अगर रो रहा है, इसके आंसू आ रहे हैं, तो या तो इसको दर्द हो रहा है या खुशी हो रही है। तो साइंस जो होती है वो फैक्चुअल स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट करती है, लेकिन नॉर्मेटिव स्टडी जो होती है वो वैल्यूएशन करती है, मूल्यात्मक स्टडी करती है किसी चीज की। साइंस में जनरली जो स्टडी की जाती है वो नेचुरल इवेंट्स की जाती है, उस चीज की नो हाउ समझने के लिए, उस चीज के कार्य कारण संबंध को समझने के लिए, ठीक है, नेचुरल इवेंट्स की। जबकि जो नॉर्मेटिव होती है वो नेचुरल से ऊपर की चीज भी हो सकती है, किसी के सुख दुख का भी अध्ययन कर सकती है, किसी के भावों का भी अध्ययन कर सकती है। तो जहां चिंतन होगा वहां तर्कशास्त्र होगा। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे तर्कशास्त्र। इस बार हम जो है तर्कशास्त्र की बात करेंगे कि तर्कशास्त्र क्या चीज है, तर्कशास्त्र की कहाँ जरूरत है, उसकी बात होगी। तो जहां तर्कशास्त्र की बात होती है, मैंने आपको बताया था, जब ध्यान योग के बारे में बताया था, तो ध्यान योग के टाइम पे मैंने बताया था कि ध्यान योग में सबसे पहले आपके अंदर विचार उत्पन्न होगा, विचार से तर्क उत्पन्न होंगे और तर्क से ज्ञान उत्पन्न, ये बात मैंने बताई थी। लेकिन फिर क्वेश्चन यहाँ आता है कि फिर ज्ञान क्या चीज है, तो कि ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान तर्क से भी कैसे आएगा, ज्ञान क्या है ये तो पता चले।
हमने पिछली क्लास में बताया था कि भाई विद्या जो होती है, इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं स्किल्स। किसी के पास कोई स्किल है वो उसकी विद्या है, वो ज्ञान नहीं है। किसी को तैरना आता है ये उसकी विद्या है, ये उसका ज्ञान नहीं है, उसको एक विद्या आती है। तो जो विभिन्न प्रकार की विद्याएं हम ग्रहण करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, अलग अलग जगहों पर, वो तो हुई विद्या। फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान के बारे में एक जनरल अजम्पशन ये है कि जो संसार की चीजों के प्राकृतिक नियमों से परिचित हो वो ज्ञान है। जैसे हम बोले कि भाई ये मकान है, तो मकान का मतलब समझते हैं कि भाई जिसमें 4 दीवारें हो, एक छत हो, खिड़की बनी हुई हो, एक बाथरूम बना हुआ हो, वो मकान है। ठीक है, एक डेफिनेशन हमको पता होती है उस चीज की कि भाई ये चीज है, तो हमें मतलब उस चीज का ज्ञान है कि नहीं। हम कहते हैं छिपकली है, तो हमने देखिए 4 पैर वाली है जो दीवार पर चलती है, जिसके पूंछ है, वो छिपकली है। मतलब इस बात का हमें ज्ञान है कि वो छिपकली है। ये प्राकृतिक नियम है जिसका हमें ज्ञान है, इसको ज्ञान कह सकते हैं। लेकिन इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जो कुछ भी हम इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं वो ज्ञान है। आंख से किसी चीज को देख करके हम बताते हैं कि भाई ये चीज है, छू करके बताते हैं कि ठंडी है कि गर्म है, स्किन से टच करके बताते हैं कि ठोस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि क्या है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों से जो भी चीज हमें प्राप्त होती है, जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, हम उसको कह सकते हैं कि ये ज्ञान है। क्या है? ठीक है, दर्शन शास्त्र ये कहता है कि भाई जो कुछ हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं वो सब तो नश्वर है, असत्य है, वो तो असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान तो है आत्मा के बारे में जानना, ईश्वर के बारे में जानना और प्रकृति के बारे में जानना। इसके बारे में जानना जो है वो असली ज्ञान है। ठीक है, जो इनको जानता है वही असली ज्ञानी है, ये दर्शन शास्त्र कहता है। ऐसे ही साइंस क्या कहता है, विज्ञान जो हमारा है, विज्ञान हमारा कहता है कि जो किसी जीव के, वस्तु के, पदार्थ की जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है उसको ज्ञान कहता है, साइंस। ठीक है, पेड़ है, पौधा है, प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है, वो खाना बनाता है, खाता है, ये होता है, वो होता है, तो वो एक पौधा विज्ञान हो गया वो। ठीक है, जियोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो वो एक विज्ञान है, वो एक ज्ञान है, किसी चीज का जानना। जो उस ज्ञान को नहीं जानता, मान लो किसी जानवरों के बारे में कोई आदमी नहीं जानता, तो हम कहते हैं ये जीव शास्त्र का अज्ञानी है, जिसको जीव शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अब अगर किसी आदमी के पास, ठीक है, जानवरों के बारे में जानकारी, तो हम कहते हैं कि इसको जानवरों के बारे में अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, जानवरों के बारे में जो ज्यादा जानता है, ज्यादा पढ़ा होता है, जूलॉजी से। एक तो है कि मैं जानकर देख करके बता रहा हूँ, एक बिना देखे बता रहा हूँ, जानवरों के बारे में पढ़ लिया मैं शेर के पास थोड़ी ना गया पता करने के लिए, मैंने पढ़ करके जानकारी जुटा ली, वो ज्ञान हो गया मुझे कि शेरों का जो टेम्परेचर होता है वो इतना होता है, इतनी लाइफ होती है, इतना ही होता है। मैं शेर के पास थोड़ी ना गया पता करने के लिए। ठीक है, तो जंतुओं के बारे में जानना या किसी और चीज के बारे में जानने को हम उसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई अवैवाहिक आदमी है, किसी की शादी नहीं हुई है, तो वो वैवाहिक जीवन के बारे में नहीं जानता, अज्ञानी। यानी ज्ञान अनुभव से भी आता है, ये भी एक फैक्टर है कि नहीं, अनुभव से भी ज्ञान आता है। जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता चला जाए तो उसकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है ना। तो इस तरीके से हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान के 3 पैरामीटर हमें पता चलते हैं मोटे मोटे। पहला पैरामीटर हमें जो पता चलता है वो है कि ज्ञान के लिए विचार होने आवश्यक है, किसी चीज के बारे में क्यूरियोसिटी होना आवश्यक है। ठीक, दूसरी चीज है उसकी प्रकृति के बारे में जानना आवश्यक है। कोई वस्तु है, जीव है, घटना है, विषय है, वो उसका प्रकृति के हिसाब से क्या सिस्टम, वे ऑफ वर्किंग है, वो जानकारी लेना वो ज्ञान कहलाएगा, वरना वो अज्ञान कहलाएगा, वो जानकारी नहीं। ठीक है, जैसे कोई कहे कि मैं वहां था, वहां बहुत हाई टेम्परेचर था, ठीक है, दूसरा बोले नहीं नहीं वहां हाई टेम्परेचर, तो पहला वाला बोलेगा अच्छा तुम वहां थे क्या, ठीक है, तुम अज्ञानी हो, तुम्हें नहीं पता।
तो किसी चीज के बारे में जानकारी रखना, प्राकृतिक जानकारी रखना, ये विज्ञान है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है यथार्थता, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। किसी विचार के बारे में, वस्तु के बारे में, घटना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो दैट शुड बी फैक्चुअल इनफ टू बी क्रॉस चेक। अगर वो फैक्चुअल नहीं है तो वो सही बात है, उसके बाद तथ्य होने चाहिए। अगर वो तथ्य नहीं है तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। ये तीन बातें ज्ञान के लिए जरूरी है। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मान लेते हैं अपने जीवन में कि ये चीज ऐसी ऐसी होती है, पर अगर वो इन तीन पैरामीटर पे नहीं बैठ रही है फिट, तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। जैसे मैं कहूं कि भाई फलाना आदमी सन्यासी है, ठीक है, क्यों सन्यासी है? क्योंकि भाई वो उसने शादी नहीं की। पर जो आदमी शादी नहीं करता उसको सन्यासी तो नहीं कहते, उसको तो क्या कहते हैं? अविवाहित। तो अविवाहित बोलते हैं, सन्यासी नहीं बोलते हैं। सन्यासी तो उस आदमी को बोलते हैं जिसने संसार को त्याग दिया हो, संसार की सभी चीजों को त्याग दिया हो, वो सन्यासी होता है कि नहीं? योगी इसके भी ऊपर होता है। सन्यासी एक स्टेज पहले की स्टेज है योगी से, ठीक है। तो अविवाहित होना अलग है, सन्यासी होना अलग है, और योगी होना अलग बात है। तीन अलग अलग बातें हैं। लेकिन आजकल लोग योगी सन्यासी इन सब में गड्ढे मड्ढे कर रखे हैं। हर कोई साधु है, हर कोई सन्यासी है, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, कोई कहीं का कुछ हो जाता है, कोई कहीं का कुछ हो जाता है। लोग उनको योगी बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं, साधु बोलते हैं, है ना? लेकिन वो नहीं है वास्तव में। जो संसार में है वो सन्यासी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उल्टा, ठीक है। तो ये तीन चीजें होनी जरूरी है, विचार, प्राकृतिक और यथार्थता। ये तीन चीजें उस पर फैक्ट होनी चाहिए, तभी आप उस चीज के सही गलत की जानकारी कर सकते हो, उस पर ज्ञान की बात कर सकते हो कि ये ज्ञानी है, ये ज्ञान है, ठीक है। अब ये ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान और एक होता है अप्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, अक्ष के सामने यानी आंखों के सामने जो चीज है वो प्रत्यक्ष ज्ञान। जिस चीज को आप अपनी इंद्रियों से ज्ञात कर सकते हो वो प्रत्यक्ष ज्ञान, राइट? जो चीज हमें दिख रही है, तो जो ज्ञान है, ज्ञान होता है ये दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाए, ठीक है, और अप्रत्यक्ष जो इंद्रियों से ज्ञात ना हो, ठीक है, जिसके लिए अनुमान और तर्क की आवश्यकता पड़े। इसी को बोलते हैं हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। जो पहले बताए थे, ये गिलास है, ये प्रत्यक्ष है, ये गिलास रखा हुआ है, ये ज्ञान है। और पहाड़ पे धुआं निकल रहा है तो वहां आग होगी, या प्रत्यक्ष ज्ञान है कि वहां आग होगी, मुझे आग दिख नहीं रही है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है फिर, एक होता है बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान, एक होता है आंतरिक प्रत्यक्ष ज्ञान। जो बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान है वो बाहर की जो इंद्रियां हैं उनको, उनसे द्वारा जो इंफॉर्मेशन आती है उससे उत्पन्न होता है बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान। एक होता है आंतरिक प्रत्यक्ष ज्ञान, जो आपके मन के लेवल पे सुख दुख भावनाएं इच्छाएं जो कुछ होती हैं वो आंतरिक ज्ञान होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ठीक है। कोई आदमी कहे कि मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, किसी के यहाँ किसी की कमी हो गई, और एक आदमी आगे बोले कि मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, तो दूसरा क्या बोलेगा? भाई तू मेरे दुख को नहीं समझ सकता, मैं ही जानता हूं मैं कितना दुखी हूँ, तू किसी के दुख को नहीं समझ सकता। तो वो क्यों जानता है कि वो, क्योंकि वो आंतरिक है, वो बाहर से दिख नहीं सकता वो कितना दुखी है, ठीक है ना। वो खुद ही जानता है बस अपने आप को। तो ये हो गया आंतरिक प्रत्यक्ष ज्ञान। अब जो अप्रत्यक्ष ज्ञान है, मैंने बताया अप्रत्यक्ष ज्ञान जो आंखों से या इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको तर्क की जरूरत पड़ती है कि पहाड़ पे धुआं है तो वहां आग होगी, ये तर्क से आपको पता, ठीक है। तो ये तर्क दो चीजों से आता है, एक होगा अनुमान और दूसरा होगा साक्ष्य, ठीक है। साक्ष्य मतलब सबूत, ठीक है।
और दूसरा अनुमान यानी तर्क। अनुमान में हमने पिछली बार पढ़ा था कि एक आगम होता है और एक निगम होता है, दो तरीके होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंस भी पढ़े थे हमने। और साक्ष्य में आ जाता है आप्त प्रमाण। आप्त प्रमाण यानी किसी बड़े बूढ़े ने कोई बात कह दी हो, माता पिता ने कोई बात कह दी हो, गुरु ने कोई बात कह दी हो, ये सब आप्त प्रमाण में आते हैं, ठीक है, जिनकी बातों को चैलेंज ना किया जा सके। माता ने कह दिया ये आदमी तुम्हारा पिता है, you need not to challenge it, you have to accept it, you do not go to DNA testing lab, you just accept it, yes, ठीक है। तो उन ऐसी बातों को आप्त प्रमाण बोलते हैं। कोई बात किसी ऋषि ने लिखी है, किसी ब्रह्मर्षि ने लिखी है, तो हम उसको सत्य मानते हैं। शंकराचार्य ने लिखी है, हम उसको सत्य मानते हैं, क्योंकि उनका जो अनुभव रहा होगा वो हमसे बहुत आगे का है। हम उस अनुभव तक नहीं पहुंच सकते, पर वो उस अनुभव तक पहुंचे होंगे, तो इसको आप्त प्रमाण मान लेते हैं कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये आदमी जो या ये औरत या ये गुरु जो कह रहे हैं ये बात सत्य है, तो ये भी तर्क से ही माना हमने, ठीक है, कि ये जो कह रहे हैं सही है क्योंकि इन्होंने ये चीज अनुभव की होगी, ठीक है। तो वास्तव में तर्क जो है वो साक्ष्य के लिए भी चाहिए और अनुमान के लिए भी चाहिए, दोनों के लिए चाहिए। साइंस जिसको हम बोलते हैं कि हमारा विज्ञान बड़ा उन्नत है, विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता है, ये नहीं मानता है, वो नहीं मानता है, तो विज्ञान किस तरीके से काम करता है? विज्ञान काम करता है प्रत्यक्ष पे, ठीक है ना, जो चीज दिख रही है उसकी बात मानेगा विज्ञान, राइट। जबकि तर्कशास्त्र जो है वो अप्रत्यक्ष की भी बात करता है, जो दिख नहीं रहा है उसकी भी बात करता है। न्यूट्रॉन पहले नहीं थे, जब पहले देखा गया कि भाई एटॉमिक वेट जो आ रहा है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वहां पे कुछ न्यूट्रल चीज भी होनी चाहिए जिसका वेट इतना होना चाहिए, तब जाकर के वो एज्यूम किया गया, वो माना गया, तो वो तर्कशास्त्र की जरूरत थी। यस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मान लिए गए, पर न्यूट्रॉन उसकी कल्पना बाद में आई, न्यूट्रॉन की वेट की वजह से, तो माना गया, ठीक है। तो इस तरीके से तर्कशास्त्र जो है वो अप्रत्यक्ष ज्ञान है। सही निष्कर्ष के लिए, किसी बात के सही रिजल्ट तक पहुंचने के लिए तर्कशास्त्र इज कंपल्सरी एलिमेंट, राइट। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास अनुभव होता है लेकिन उसका अनुभव सही रिजल्ट नहीं देता, ठीक, मैंने कोई चीज अनुभव की हुई है, हो सकता है मेरा अनुभव आपके अनुभव से अलग हो, जरूरी नहीं है कि अनुभव से कोई बात तर्कशास्त्र से सही हो जाए, ठीक है, अनुभव गलत सही हो सकते हैं, तर्कशास्त्र से जो आउटपुट आएगा दैट इज द एक्यूरेट, क्लियर है। इसलिए तर्कशास्त्र का अध्ययन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तर्क माने क्या होता है? तर्क माने होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक जो वर्ड है, ये लॉजिक आया है यूनानी शब्द लोगो से। लोगो की फुल फॉर्म जो बच्चों को पढ़ाते हैं लॉजिकल, लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है। तर्क को हमारे यहाँ बताया गया चिंतन की उच्चतम अवस्था, जो होता था ध्यान योग में जो है पहले विचार आएगा, फिर तर्क आएगा, फिर ज्ञान होगा। तो चिंतन की उच्चतम अवस्था में जब आप होंगे तो आप तर्क करेंगे, ठीक है। किसी समस्या को सुलझाने के लिए जब कोई प्रयास किया जाता है तो कैसे किया जाता है? हाउ यू मेक सम डिसीजन। सबसे पहले आप किसी समस्या को सुधारने के लिए, सुलझाने के लिए आप क्या करते हैं? फाइंडिंग फैक्ट्स, तथ्य इकट्ठे करते हैं। जब तथ्य इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर you do the evaluation of these facts. Once you are done with the evaluation, you do the collection of information about these facts. Once that is over, then you do the categorization. आप उसको बांट लेते हो हिस्सों, उसके बाद आप एक कंसेप्ट, एक थ्योरी पे पहुंचते हो, और उस कंसेप्ट को तर्कशास्त्र के बिना कोई भी ज्ञान जो भी आपको होगा वो अधूरा होगा। जब विज्ञान कोई परिभाषा लिखता है, न्यूटन ने अपना नियम लिखा, ठीक है, तो वो शब्द जो उसकी परिभाषा में है, आपने देखा होगा स्कूल के बच्चों को बोलते हैं कि जैसा परिभाषा है एज इट इज वैसी लिख के आनी है, कोई शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए, कोई नया शब्द नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि तर्कशास्त्र की दृष्टि से लिखे गए हैं, अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, कोई नया शब्द घुस जाएगा तो मीनिंग बदल सकता है। यस, वो तर्कशास्त्र से बनाया हुआ एक फ्रेम्ड स्टेटमेंट है, लॉजिकली प्रूवन, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है। हमारे यहाँ
जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो भी बहुत लॉजिकल रखा गया है। ठीक है, हमारे यहाँ जो साइंस होती है, साइंस वर्क्स ऑन व्हाट, विज्ञान जो काम करता है, विज्ञान काम करता है प्रमाणों पर, ऑन द बेसिस ऑफ सबूत। ठीक है, सबूतों पे काम करता है विज्ञान। तो जो विज्ञान है वो सबूतों पे काम करता है, लेकिन वो सबूत सही है कि नहीं सही है ये तर्कशास्त्र से पता चलेगा। वहां मर्डर हुआ, 2 चाकू पड़े हुए थे, अब कौन सा चाकू था ये तो तर्कशास्त्र से पता चलेगा, आप देख के नहीं बता सकते। वो प्रमाण शुद्ध है या नहीं है, अगर अशुद्ध है तो उसमें कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं, ये सब चीजें तर्कशास्त्र से ही पता चलेंगी। ये सब विवेचना करनी पड़ेगी, उस सबूत की विवेचना करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहाँ तर्कशास्त्र को विज्ञानों का भी विज्ञान कहा गया। ठीक है ना, जैसे मैं बताया कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की खोज अनुमान से हुई, इसलिए वो विज्ञान का भी विज्ञान है। तर्कशास्त्र के बिना विज्ञान अधूरा है। अगर विज्ञानों का विज्ञान है तो किस तरीके का विज्ञान है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो 2 प्रकार का विज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है फैक्ट्स ओरिएंटेड और दूसरा होता है नॉर्मेटिव। फैक्ट्स ओरिएंटेड जैसे आप पढ़ते हैं फिजिक्स, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, ये सब फैक्ट्स ओरिएंटेड है। और जब आप बात करते हैं नॉर्मेटिव की, हाँ, तो जरूरी नहीं कि ये फैक्चुअल ही हो, इट इज नॉट लिमिटेड टू द फैक्ट्स, इट इज बियॉन्ड द फैक्ट्स एज वेल। जैसे सौंदर्य शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, ये दीज आर बियॉन्ड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जो फैक्चुअल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो फैक्चुअल साइंस होती है वो हमें बताती है कि ये चीज है, ये सॉलिड है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है, ये हमें साइंस बताती है। जो नॉर्मेटिव साइंस होती है वो हमें ये नहीं बताती कि है, वो हमें बताती है ये चीज होनी चाहिए। ये आदमी अगर रो रहा है, इसके आंसू आ रहे हैं, तो या तो इसको दर्द हो रहा है या खुशी हो रही है, ये नॉर्मल नहीं है। दिस इज आइदर ऑन द हायर स्टेज ऑफ आइदर इन पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, बट इट इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मेटिव बताता है ये चीज होनी चाहिए, है कि नहीं ये नहीं बताता, होनी चाहिए। ठीक है, फैक्चुअल साइंस बोलती है ये चीज ऐसी है। ठीक है, सॉलिड है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत पास पास होगा, ये शायद एक इंफॉर्मेशन दी उसने कि ये है, ऐसा है। ठीक है, तो साइंस जो होती है वो फैक्चुअल स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स करती है, लेकिन नॉर्मेटिव स्टडी जो होती है वो वैल्यूएशन करती है, मूल्यात्मक स्टडी करती है किसी चीज की। साइंस में जनरली जो स्टडी की जाती है वो नेचुरल इवेंट्स की जाती है, उस चीज की नो हाउ समझने के लिए, उस चीज के कार्य कारण संबंध को समझने के लिए। ठीक है, नेचुरल इवेंट्स की। जबकि जो नॉर्मेटिव होती है वो नेचुरल से ऊपर की चीज भी हो सकती है, किसी के सुख दुख का भी अध्ययन कर सकती है, किसी के भावों का भी अध्ययन कर सकती है। तो जहां चिंतन होगा वहां तर्कशास्त्र होगा। ठीक है, इसीलिए साइंस के एरिया में भी चिंतन क्योंकि चाहिए, तो वहां तर्क की भी आवश्यकता है। नेचुरल साइंस फैक्चुअल साइंस है। ठीक है, फैक्ट्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, डाटा कलेक्ट करती है, देन दे से समथिंग। जैसे पौधे सूर्य की तरफ झुकते हैं, जिस तरफ से सूरज की रोशनी आएगी उस तरफ झुकते हैं, ये साइंस ने हमें बताया कि पौधे सूर्य की तरफ झुकते हैं। इसके पीछे, इस इंफॉर्मेशन के पीछे उस पौधे के किसी गुण अवगुण की चिंता नहीं की गई है। कोई गुण का कैसा भी पौधा होगा सूर्य की रोशनी की तरफ झुकेगा। ठीक है, दूसरी चीज, कोई स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता नहीं है कि वो पौधे में इतनी पत्तियां होनी चाहिए, इतनी डालियां होनी चाहिए तब वो मुड़ेगा ना, पौधे सूर्य की तरफ मुड़ते हैं चाहे कैसे भी हो। इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए किसी रेफरेंस मटेरियल की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के निकालने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया कि उसकी पत्तियां तोड़ी गई, फिर उसको टेस्ट किया गया कि ये ऐसे झुकता है, अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं किया। बस एक निकाला कि ये हमेशा पौधे जो है वो सूरज की रोशनी की तरफ झुकते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन तर्कशास्त्र जो है
तर्कशास्त्र में जब कोई बात कही जाती है तो इट मस्ट हैव सम स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है, इवैल्यूएशन नहीं है किसी चीज का, कोई गुण अवगुण की चिंतन नहीं है। तर्कशास्त्र जब कोई बात कहेगा, जब कोई रिजल्ट देगा, तो तर्कशास्त्र अपनी बात जो कहेगा वो किसी ना किसी रेफरेंस लोग लेकर के ही देगा, किसी नियम को लेकर के देगा। ये चीज ऐसी है तो इसलिए ऐसी है, केवल प्रत्यक्ष को देख करके नहीं कही गई है बात। इट मस्ट हैव सम बेस। ये तर्कशास्त्र की खास बात है, इसीलिए विज्ञानों का विज्ञान है। ठीक है, तो तर्कशास्त्र जो होता है ये किस काम में आता है? तर्कशास्त्र बेसिकली 4 या 5 कामों में आता है। मतलब इसका महत्व की अगर हम बात करें तो इसके 4 या 5 महत्व है। पहला तो ये है कि ये विज्ञानों का विज्ञान। दूसरा महत्व ये है विचारों के नियमों का ज्ञान है। आपकी जो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, इट शुड हैव अ प्रोसेस, जो मैंने बताई ना, इवेल्युएशन ऑफ फैक्ट्स। पहले आप कलेक्शन करोगे, फिर इवेल्युएट करोगे, फिर उससे आगे की चीज करोगे, तो इट मस्ट हैव अ सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग प्रोसीजर। यस, अगर वो नहीं है मतलब वो तार्किक नहीं है। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, अब ये मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे कोई तार्किक वो बात नहीं कही है। अगर मेरे पीछे तर्क है, एक थॉट प्रोसेस मैंने ली हुई है कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये बात सही है। कोई मुझसे कहे कि भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार की विरोधी पार्टी है, ठीक है, लेकिन वो बात भी गलत हो सकती है, क्योंकि वो क्या इस वैल्यूएशन के थ्रू गई है, वे ऑफ प्रोसीजर के थ्रू गई है, थिंकिंग के। अगर उसने डोनेशन बॉन्ड चालू की है बीजेपी पार्टी ने, ठीक है, जिसमें पता नहीं चलता कि किसने कितना पैसा दिया, और हम बोले कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो ये तर्क पे बात बैठती नहीं है, तार्किक बात नहीं लगती, मनमानी बात लगती है। तो मनमानी बात जो है वो तार्किक होनी चाहिए, तभी वो सही नियम बनेगा। मनमानी बात गलत हो सकती है, तार्किक बात गलत नहीं होगी, अगर वो एक प्रोसीजर के थ्रू सोचा गया है। साइंटिफिक प्रोसीजर कह सकते हैं उसको आप, कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे सोचना। तो दूसरा महत्व है विचारों के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है भूलों से बचाव। जब कोई आदमी, दूसरा आदमी आपको कोई बात बताता है, तो आप उसको तर्क की दृष्टि से देख करके बता सकते हैं कि इसमें ये गलती है। कोई ये कहे कि यहां से मैं दिल्ली जाता हूं और शॉर्टेस्ट पाथ जो है निजामुद्दीन होकर के है, तो आप तार्किक दृष्टि से गूगल मैप से देख करके बता सकते हैं भाई शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला नहीं है, नोएडा होकर के है। ठीक है, तो भूलों से बचाव, आप गलतियां कर सकते हो, उस गलतियों का अगर तार्किक विश्लेषण करेंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी। ठीक है, चौथा है मत मतांतर में सत्य को पहचानना। किसी की कोई फिलॉसफी हो सकती है, किसी का कोई फैक्ट होता है, कोई कुछ बोलता हो धर्म के बारे में, किसी चीज के बारे में, अगर आप तर्कशास्त्र जानते होंगे तो आप पकड़ लेंगे कि ये आदमी यहाँ गलत बोल रहा है। जैसे कोई बोले कि योगी आदित्यनाथ योगी है, आप अगर योगी शब्द को जानते होंगे तो आप पकड़ लेंगे कि भैया ये योगी नहीं है। कोई बोले सन्यासी है, तो आप सन्यासी शब्द पकड़ लेंगे, भाई अविवाहित होना सन्यासी होना नहीं होता, सन्यासी मतलब है जैसे संसार त्याग दिया हो। तो आप जब तार्किक बात करेंगे तो तार्किक बात जो होगी वो इट मस्ट हैव सम बेस, मनमानी बात नहीं चलेगी। ठीक है, तो मत मत अंतर में आप सत्य को पहचान सकते हैं। कोई कुछ मानता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उसकी बात कितनी सही है या तर्कों के बेसिस पे देखिए। नेक्स्ट है सिद्धांत पर पहुंचने में सहायता। मैंने बताया था कि उसके बाद आप एक प्रिंसिपल बना देते हैं। जब आप विचारों की एक स्टेज को, सीक्वेंस को यूज करते हैं तो फिर आप एक प्रिंसिपल बना देते हैं, नियम बना देते हैं। तो साइंटिफिक जितनी भी रिसर्च होती है उसके बाद एक नियम, एक परिभाषा बनाई जाती है, दैट इज सिद्धांत पर पहुंचने में सहायता मिलती है तर्कशास्त्र से। और क्या होता है तर्कशास्त्र से? वाद विवाद में निर्णय तर्कशास्त्र से होगा। मत मतांतर जनरल डिस्कशन, वाद विवाद मतलब किसी एक बात पे एक आदमी सहमत है, एक आदमी असहमत है। मत मतांतर ये कि किसी ने कोई बात कह दी, लेकिन मैं तर्क से पहचान सकता हूँ ये बात, मेरा उससे आपस में वाद विवाद नहीं हो रहा, लेकिन मैं पहचान गया कि ये गलत है। ठीक है,
तो वाद विवाद में निर्णय में सहायता मिलती है तर्कशास्त्र। और आखिरी है मानसिक व्यायाम। जब आप लॉजिकल बात करेंगे तो लॉजिक से क्या होता है, दिमाग तेज बनेगा। आप इलॉजिकल बातें नहीं करेंगे, आप बेवकूफी वाली बातें नहीं करेंगे, आप बातों में एक बेस होगा। तो ये जो है आज हमने तर्कशास्त्र का जो बेस है, वाई तर्कशास्त्र इज रिक्वायर्ड, ज्ञान क्या होता है, तर्कशास्त्र क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इससे क्या फायदे हैं, कैसे ये विज्ञान का विज्ञान है, ये सब बातें आज हमने तर्कशास्त्र में पढ़ी। ठीक है, इसका आगे का जो चैप्टर है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो आगम निगम हमने पढ़ा था पिछली बार, वो हम ऑलरेडी अनुमान प्रमाण और वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे की बात, ठीक है। तो ये आज के सत्र का जितना भी डिस्कशन था वो सारा हो चुका है। अब यदि आप किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।